अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं और तिब्बी अमले की कमी की वजह से सिर्फ अलामात की बुनियाद पर इलाज का तयन किया जा सकता है, क्योंकि बैरूनी खैमों में रहने वाले सैलाबज़दा रिहायशी मलेरिया, जल्द की बीमारियों, असहाल और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। मकई की दीगर इकसाम की जड़ें 4 सिमतों में फैलती हैं, जबकि फाइन जेड 99 की जड़ें जमीन के नीचे 2 मीटर तक पहुंच सकती हैं। इसलिए ये हवा के तेज झक्कड़ चलने के बावजूद बच सकती है। So we are going to see some buffalo there, right? From Pakistan, it's Niri Ravi buffalo. Wow! Wow! Yeah, buffaloes! Wow! From my country? Yeah! आइए हालिया खबरों का जायजा लेते हैं। बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं और तिब्बी अमले की कमी की वजह से सिर्फ अलामात की बुनियाद पर इलाज का तयन किया जा सकता है, क्योंकि बैरूनी खैमों में रहने वाले सैलाबज़दा रिहायशी मलेरिया, जल्द की बीमारियों, असहाल और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिंध में अब तक मलेरिया के 44,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और मुतासरा इलाकों में मलेरिया और दीगर बीमारियों से 324 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीनी कंपनियों की जानिब से फ्लड रिलीफ फंड्स की तकसीम की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सैलाब से निमटने के लिए तावन करने पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में मौजूदा चीनी कंपनियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी समाजी जिम्मेदारी को फ़ाल तौर पर पूरा किया और मुकामी लोगों की फलाह बहबूद और उनकी देखभाल की। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि एक हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर और आहनी दोस्त के तौर पर चीनी हुकूमत और अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान जल्द ही मुश्किलात पर काबू पा लेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने बुध के रोज ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के नतीजे में होने वाले तबाहकुन नुकसानात के तनाजर में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर की इमदाद फराहम करेगा। ऐलान करदा इमदाद में से 1.5 बिलियन डॉलर बलूचिस्तान के देही तरक्की और कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए हैं। वजीर खजाना ने वफद की मुसलसल हमायत पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें हुकूमत की जानिब से जारी और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों पर तेजी से अमल दरामद के लिए मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। जून से तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे छोड़ दिया है और मौत की दूसरी लहर से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ने अपनी फंडिंग की अपील को 160 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 816 मिलियन डॉलर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लड रिस्पांस प्लान के नज़रसानी शुदा तखमीने के मुताबिक सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं और मुबैना तौर पर तकरीबन 1700 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 20.6 मिलियन अब ज़रूरतमंद हैं। मई 2023 के आखिर तक तौसीह शुदा रिस्पांस प्लान में तकरीबन 9.5 मिलियन लोगों को जान बचाने वाली इमदाद का हदफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि गवादर तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों के एक इलाकाई मरकज के तौर पर उभर रहा है और उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि चीन पाकिस्तान के फ्रेमवर्क चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में गवादर में अहम मंसूबे शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रिपोर्ट किया कि माली साल 2023 की पहली सहमाही में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में साल ब साल की बुनियाद पर 21.42% की कमी वाक़ई हुई है। पहली छमाही में कुल दरामदात 16.3 बिलियन डॉलर रहीं, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 18.71 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। दरियास्ता सालाना बुनियादों पर बरामदात बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर हो गईं, जो गुज़श्ता साल की पहली छमाही में 6.99 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि हुकूमत शमसी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए कुछ टैक्स मराहत दे रही है और इनपुट प्लांट और मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दे रही है। वजीर ने बताया कि पाकिस्तान के पास सोलर वेफर्स बनाने के लिए बुनियादी खाम माल के ज़खायर मौजूद हैं और वो पहले मरहले में मुकामी असम्बली शुरू कर सकता है, जो सोलर पैनल की दरामदात पर ड्यूटीज और टैक्सों को माकूल बनाकर किया जा सकता है। समुद्री तूफान आयान ने अमेरिका में कम से कम 109 अफराद की जान ले ली है। लापता होने वालों की तादाद का तयन होना बाकी है। 4 अक्टूबर की शाम तक फ्लोरिडा में 4 लाख से ज्यादा रिहायशी
अब भी बिजली से महरूम थे। व्हाइट हाउस की एक हालिया तकरीर में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि आयान बदतरीन समुद्री तूफानों में से एक हो सकता है जिनका अमेरिका ने कभी तजर्बा किया है, और इसकी दोबारा तामीर में अगर साल न लगे तो महीने जरूर लगेंगे। आलमी बैंक का अंदाजा है कि जैसे जैसे तवानाई का बहरान मजीद बढ़ता जाएगा, मशरकी यूरोपीय और वस्ती एशियाई मईशतों की इक्तिसादी तरक्की 2023 में स्पिल ओवर असरात की वजह से महदूद रहेगी। दरियासना आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि यूक्रेन की मईशत 2022 में 35% तक सुकड़ जाएगी और 2022 और 2023 के लिए रूस की जीडीपी के लिए अपनी पेशगोई को बढ़ाया है। रूस की तवानाई पैदा करने वाली मईशत हैरत अंगेज तौर पर लचकदार साबित हुई है, जो तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों से मुतासर हुई है। स्वीडिश प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने ऐलान किया कि उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेज के इर्द गिर्द के इलाके को बंद करने और मुजरमाना कार्रवाई के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला किया है। स्वीडन और डेनमार्क के पानियों पर नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइनों पर कुल 4 लीकेज पाए गए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस के बुलबुले अब नजर नहीं आते, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बुलबुले अब भी 15 से 20 मीटर कुतर में हैं। अमरीकी महकमा खजाना की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अमरीका का मजमूई वफाकी कर्ज 31 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर गया है, जो कि 2021 के अमरीकी जीडीपी से तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और मजीद 31.4 ट्रिलियन डॉलर की कानूनी कर्ज की हद तक पहुंच गया है, जो कि $2,36,000 हर अमरीकी घराने के कर्ज के बराबर है। बढ़ता हुआ कर्ज अमरीकी हुकूमत के माली इस्तेकाम को चैलेंज करता है और अमरीकी मईशत के मुस्तकबिल पर मनफी असर डालता है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात को एक कान में धमाका हुआ, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हाल ही में बम धमाकों का सिलसिला जारी है। 30 सितंबर को काबुल के एक स्कूल में होने वाले धमाके में 53 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर नौजवान खवातीन थीं। 23 सितंबर को काबुल की एक मस्जिद में बम धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए। सैलाब ने तकरीबन 21 मिलियन एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चावल, गंदम और मकई जैसी 65% अहम फसलें सैलाब में बह गईं। पाकिस्तान की एक बड़ी फसल के तौर पर हम सैलाब के बाद मकई की काश्त कैसे बहाल कर सकते हैं? मकई की अफजाइश, काश्त और कटाई में चीन ने कौन से जदीद तजर्बात किए हैं? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पायनियर के भी, मनसेंटो के भी मिले हैं और 140-45 मन से ज़्यादा एवरेज आ रही है। यहाँ हमारे दोस्त की आई है, उसने 40-45 मन से ज़्यादा एवरेज ली है और रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। इस वक्त वैद ऐसा साल है कि जिसका मकई का रेट इतना ज़्यादा अच्छा है। ताहम इस साल मकई की पैदावार को मुसलसल मानसून बारिशों से आने वाले सैलाब की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। मुल्क की 70% फसलों का सफाया हो गया है, जिससे पाकिस्तान में लोगों को खुराक की किल्लत का शदीद खतरा लाहक हो गया है। कुछ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में सैलाब के कम होने का तखमीना 3 से 6 माह है। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में फसलों की असल पैदावार सिर्फ 20 से 30% तक ही पहुंच सकती है। 60% फसलें सैलाब से मुतासिर हुई हैं। पैदावार में कमी के अलावा शदीद मौसम ने फसलों के जायके को भी मुतासिर किया है। फसलों पर सैलाब के मखसूस असरात क्या हैं? किसानों को पानी निकालने और जखीरा करने के अलावा और क्या करना चाहिए? शदीद बारिशों ने मिट्टी की साख्त भी तबाह कर दी है। अगर मिट्टी की सतह कीचड़ से ढकी हुई है तो किसानों को चाहिए कि वो ऊपर की मिट्टी को खुश्क करके इस पर कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव से अपनी खेती को बहाल करें। जहां की मिट्टी नरम और गजाइयत से भरपूर होती है, सैलाब से बह जाए तो जमीन खेती बाड़ी के लिए सख्त हो जाती है। वहां किसानों को फास्फेट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक मज़ेदारी की बात है कि इसमें नाइट्रोजन जो आम तौर पर आम फसलों के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, मक्की वो फसल है कि जो फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ नाइट्रोजन भी आम फसलों से ज़्यादा लेती है। सैलाब से बच जाने वाले तलछट में ऐसी गजाई अज्जा की कमी होती है जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। तबाहशुदा मिट्टी को इजाफी खाद की ज़रूरत होती है। खादों पर सब्सिडी देने की सिफारिश की जाती है ताकि किसान जिंदा रह सकें। उस 4 अरब रुपए को बराह रास्त अगर आप उसका कोई सर्वे करके किसी न किसी तरह से रेट उसका कम कर दें, जो बराह रास्त, अब खाद कोई बंदा उठा के खा तो नहीं जाएगा ना, खाद जो खरीदेगा वो ज़मीन में डालेगा
اور زمین سے وہ پیداوار لے گا. وہ پیداوار آپ لے لیں وہ میں لے لوں, تو براہ راست اگر کھاد سستی ہوگی تو وہ زیادہ آسانی والا معاملہ بھی ہے اور لوگوں کو کام بھی زیادہ آئے گا. سیلاب کی وجہ سے اوپری زمین اکثر دنوں میں یا ہفتوں تک پانی کے نیچے رہتی ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. کاشتکاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کھیتی باڑی کو خشک کر لیں تاکہ زمین کی آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہو. اگر موجودہ فصل اگنے میں ناکام رہتی ہے تو کسان اپنی زمین کو آسانی سے اگانے والی دیگر فصلوں کے ساتھ دوبارہ لگا سکتے ہیں. اس صورت میں مکئی کی اعلیٰ کوالٹی کے بیج مکئی کی پیداوار کو محفوظ بنانے اور کسانوں کی آمدنی کے تحفظ کے حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. جی ہائی بریڈ بھی لایا, پینیئر تو لے کے لایا یا مسنٹو کا بھی ہے. پینیئر میرے خیال کے مطابق بہتر ہے مسنٹو نال. یہ مختلف اقسام ہے اس کی مکئی کی, لیکن یہ سارا سیڈ باہر سے ہی آ رہا ہے. ابھی ہماری کوئی لوکل پروڈکشن نہیں ہے. اور جو ہمارا یہ سلسلہ ابھی ہے پیداوار کے حساب سے, جو ابھی جتنی بھی ورائٹیز آ رہی ہیں ان میں سرخ ہی ہے, سفید ورائٹیز نہیں آ رہی. تو سرخ میں سب سے زیادہ ابھی پائنیئرز کا ابھی یہاں پہ زیادہ ہے چارہ سلسلہ, ان کی پیداوار بھی اچھی آ رہی ہے. کام ہو رہا ہے نہ صرف NARC میں بلکہ صوبوں میں بھی جو ان کے زراعت کے تحقیقاتی مراکز ہیں ان کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ جو ہائیبریڈ سیڈ کی ورائٹیز ہیں کہ اس طرح آپ کی میز ہائیبریڈ لائی جائے جس سے زیادہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. اور پھر ایک اس کے اندر کے جو اس کو سپرنگ جو میز ہے وہ بھی ورائٹیز لائی جائیں تاکہ اس کی پیداوار بھی بڑھے اور پیداواری لاگت کو بھی ہم نیچے کم کر سکیں. کیا چین میں مکئی کی کوئی نئی قسمیں ہیں؟ کیا چین اور پاکستان بیجوں کی افزائش میں تعاون کر سکتے ہیں؟ ہمارا رپورٹر بیجنگ کی تازہ کارن کانفرنس میں آیا اور تازہ مکئی کی 100 سے زیادہ نئی اقسام دیکھی. آج ہم اس وقت آئے ہیں جناب, یہاں مکئی کی بہت بڑی فصل ہے اور ابھی میں نے یہاں سے ایک چھلی جو ہے یہ بھی پک کی ہے. تو یہاں جو ہے کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں مکئی کی مختلف اقسام کے جو سیڈ ہیں ان کو متعارف کروانے کے لیے ایک سیمینار بھی ہو رہا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ ان کھیتوں میں آئے ہوئے ہیں. شدید موسم میں فصلوں کے لیے رہائش کی مزاحمت سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے. ہمیں یہاں چین میں ایک چیمپئن ملا ہے. فائن جیڈ نامی ایک نئی قسم کو چین کی وزارت زراعت و دیہی امور سے انوویشن پرائز ملا ہے. یہ اپنے مضبوط مزاحمتی قیام کے لیے مشہور ہے. اس کا سٹا ٹوٹ جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں. 2012 میں جب ٹائفون براوان آیا تو اس کے علاوہ بہت سی تجرباتی قسمیں درج ہوئیں. مکئی کی دیگر اقسام کی جڑیں 4 سمتوں میں پھیلتی ہیں جبکہ فائن جیڈ 99 کی جڑیں زمین کے نیچے 2 میٹر تک پہنچ سکتی ہیں. اس لیے یہ ہوا کے تیز جھکڑ چلنے کے باوجود بچ سکتی ہے. ان صورتوں میں جب مکئی کے پودے جڑوں سے گر جاتے ہیں کسانوں کو پودے کو اٹھا کر زمین میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آمدنی میں ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکے. دریں اثنا چین اور پاکستان دونوں اعلیٰ موافقت کے ساتھ مکئی کی اقسام پر تحقیق کر رہے ہیں. ہماری R&D ٹیم مختلف ماحول میں مکئی کی افزائش کا بھی مطالعہ کر رہی ہے. امید ہے کہ ہماری کاشت کے ذریعے BRI خطوں کے 7 ممالک کے لیے موزوں مکئی کی بہتر اقسام تیار ہوں گی. اگر ہم, اور یہ بھی بات چائنا نے ثابت کر دیا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایکسٹریم پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ہمیں سستا بھی ملے, ہمیں بہتر بھی ملے اور ہمیں وہ دوستی والا بھی ہو کہ مطلب یہ کوئی بہت مضبوط دوستی کا تعلق ہے. تو یقینی بات ہے کہ پہلے ہم اپنا نہیں استعمال کر رہے تو ہمیں چائنا سے اگر ملے گا تو کسان شاید اس کو آسانی سے قبول کریں گے. سیلاب نہ صرف مکئی کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے بلکہ فصل کے معیار کو بھی متاثر کرتا ہے. کسان مکئی کے متبادل استعمال کی تلاش کر رہے ہیں. جو دانے کے حساب سے وہ اچھی بھی ہیں, وہ بھی ورائٹی اچھی ہیں, لیکن یہ مارکیٹ کے حساب سے ویری کرتا ہے کہ اگر وہ ورائٹیز انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پولینیشن اس کی اچھی نہیں ہوئی تو وہ اس کو پھر وہ سائلیج میں بیچ دیتے ہیں. وہ تو اسی طرح ہمارا ایک فوڈر پروگرام بھی ہے, وہ بھی اس کی ایز اے چارہ کے طور پہ اس کو استعمال کے حوالے سے وہ بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. یہ جو کارن سائلیج ہے جو ہم اپنا خود بنا رہے ہیں, ہم فیلڈ چاپنگ کرتے ہیں ہارویسٹر کے ساتھ. فیلڈ چاپنگ کر کے پھر ہم اس کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ بنکرز میں سٹور کرتے ہیں اور وہ پھر ہم پورا سال اس کو نا وہاں سے اس کو یوز کرتے ہیں.
तो ईजी है, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह है सारा। हम मकई के पूरे पौधे को इसके बालों समेत काटते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एहतियात से उबालते हैं। इस अमल के जरिए एक किस्म का चारा तैयार किया जाएगा जिसे कॉर्न साइलेज कहते हैं। कॉर्न साइलेज सर्दियों के दौरान दूध वाली गायों और दीगर मवेशियों के लिए आला तवानाई के चारे के तौर पर काम कर सकती है। जी नाल डाला पाइए तो फिर ज़्यादा नहीं तो पट्ठियां नालों सैलेज तो ज़्यादा दुध भी देंदियां, मज्जां मोटियां भी रहंदियां, तंदुरुस्त तो ज़ाहिर गल है सेहत होवे तो फिर कुव्वत मुदाफ़ती बीमारी दी बर्दाश्त कर जांदियां। ये इस पे आप अपनी कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, आपका पूरा साल एक ही कॉस्ट पे आपको मिल रहा होता है चारा, तो ये मेरे हाल में ज़्यादा फीजिबल है अगर आप इन टर्म्स ऑफ उसका करें, मतलब कॉस्टिंग के हिसाब से। तकरीबन 4-5 किलो का फर्क बन जाता एक जानवर जेड़ा अगर एक जानवर 5 किलो दूध देंदा है चारे दे ते वो पट्ठियां सैलेज ते 8-10 किलो कर जाए। मकई चाहे खाने के लिए इस्तेमाल हो या फीड के लिए, इसके लिए मुनासिब मशीनरी की ज़रूरत है। इस वक्त किसानों के लिए दस्तयाब मशीनें महदूद हैं। नहीं तो जेड़ा पुराना तरीका है 2 ट्रालियां लोड कीतियां सैलेज वाली मशीन विच खिलार के ते उस कुतर के सट्टी रखे ट्रैक्टर तू लताड़ी रखे लताड़ के ते। आप सिंपल एक हार्वेस्टर मशीन की बात करें तो हमें जो तजर्बा हुआ है ना वो तो ये हुआ है कि हार्वेस्टर मशीन जो वहाँ शायद कबाड़ के लायक भी नहीं रहती तो वो हमारे मुल्क में पहुँचती, तो अगर उसने आके यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ संभाल लिया है। जदीद मशीनरी न सिर्फ फसलों की काश्त को दुरुस्त और मेहनत के काबिल बनाती है बल्कि मकई की पैदावार बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करती है। सैलेज जी मजदूर लाए हुण तो मशीनां हैं जेड़ी कि ट्राली पिछे पा लेंदियां वो खेत नूं कट के ते सज्जा सैलेज कुतरा हो के ट्राली च पंदा रहा फिर आके पलट देता। जितनी मशीनरी इन्वॉल्व होती जाएगी इंशाल्लाह ये पैदावार बेहतर होती जाएगी। और चाइना के हिसाब से जो अभी मेरे ख्याल में पूरे दुनिया में लीड कर रहा है चाइना, तो जितनी भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। गुज़िश्ता अप्रैल में पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात के बाद इस साल रॉयल ग्रुप और JW ग्रुप जो कि पाकिस्तान के 20 बड़े इदारों में से 2 हैं, इन्होंने भैंसों की नशोनुमा, अफजाइश नस्ल और डेयरी प्रोसेसिंग में तावन करने पर इत्तफाक किया। So we are going to see some buffalo there, Yes, right? from Pakistan. It's Miri Ravi buffalo. Wow! Wow! They are buffaloes! Wow! From my country? Yeah! मुझे अभी पता चला कि ये 50 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, तो अब ये इनकी जनरेशन जो है वो आधी चाइनीज़ है और आधी पाकिस्तानी है। आई एम वेरी इम्प्रेस अबाउट इट। तो ये तमाम जो है यहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट रखी हुई हैं, बाकी सबको जो है सेपरेट कर दिए ताकि इनको बचाया जा सके, इनकी जनरेशन को और अच्छा कर सके। काफ़ी अच्छी है मगर ये मुझे जानती नहीं है, बड़ा गुस्सा कर रही हैं। 大家看到了这个一个牧场的话呢，就是我们黄氏渔业下面一个能够存栏1000多条水牛的一个牧场。 यहाँ रॉयल ग्रुप की एक चरागाह है जिसमें 1000 से ज़्यादा भैंसें हैं। ये सब पाकिस्तानी भैंसों की 2 या 3 नस्लों से ज़ायद की हाइब्रिड हैं। ये खालिस नस्ल की गाय नहीं है बल्कि 3 से ज़ायद नस्लों की चीनी मकामी भैंसों का हाइब्रिड है। इन भैंसों को इनकी जिस्मानी हालत और दूध की पैदावार के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रुपों में पाला जाता है। इसकी वजह यह है कि परवरिश के मुख्तलिफ मराहिल में भैंसों की ग़िज़ाइयत और पैदावार के इंतज़ाम के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह हम इन्हें वो ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सकते हैं जिसकी इन्हें बेहतर नशोनुमा के लिए ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की भैंसें पैदावार और जिस्मानी साख्त के लिहाज से चीन की मकामी भैंसों से बरतर हैं। चीनी भैंसें कामत में छोटी हैं और इनकी दूध की पैदावार कम होती है। पाकिस्तान की भैंसों की दूध की पैदावार चीनी मकामी भैंसों से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान की खालिस नस्ल की भैंसों को चीन में मुतारिफ कराए जाने के बाद हमने इस बात को यकीनी बनाया कि उनके पास पंखे, स्प्रिंकल्स यानी पानी छिड़कने के ख़ास फवारे और फर्मेंटेशन बेड्स जैसी सहूलियात हों ताकि वो आरामदेह महसूस कर सकें। ये वो पैडिंग है जहां भैंस आज़ादाना तौर पर लेट सकती है। ये आराम को बेहतर बनाता है और सीवरेज के अखराज को कम करता है जो माहौल दोस्त और तवानाई की बचत है। मज़ीद ये कि पैडिंग में
مائکروبیل تناؤ شامل کیا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر خمیر اٹھنے کے بعد یہ مکئی اور گھاس کے لیے ایک اچھی نامیاتی کھاد بن جائے گی۔ مکئی اور گھاس بھینس کے لیے اچھی خوراک ہیں۔ یہ ماحولیاتی افزائش کا ایک ماحولیاتی سائیکل بناتا ہے۔ ہم پاکستان میں اپنی چراگاہ میں بھی اس ماحول دوست، توانائی کی بچت اور ری سائیکلیبل موڈ کو اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بھینسوں کی غذائی ضروریات کے مطابق فیڈ کے فارمولے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ تیزی سے بڑھیں۔ پہلے نسل پیدا کرتے ہیں اور زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ پیداوار اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جو پاکستان میں تقریباً 25% یا اس سے زیادہ حاصل کرتا ہو۔ Nice, they have a nice two times one day. 这个就是我们水牛挤奶的地方啊。 یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری بھینسیں دودھ دیتی ہیں۔ یہ دودھ دھونے کا مشینی طریقہ ہے جسے ماپا جا سکتا ہے۔ کتنا دودھ حاصل ہوا ہے یہاں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ افزائش کے وقت یہ دودھ کی پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فیڈ فارمولے کو پیداوار کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ دودھ دھونے کے لیے ہے، بس اسے لگائیں۔ 这个就是储奶缸。 یہ دودھ ذخیرہ کرنے کا ٹینک ہے۔ ایک بار دھونے کے بعد تازہ دودھ فوراً ٹینک میں چلا جائے گا۔ اس ٹینک کو 2 سے 4 ڈگری درجہ حرارت پر ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے تاکہ مائکرو جراثیموں کی افزائش سے بچا جا سکے اور دودھ کے اصل معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ Damn good. یہ میرا پہلی دفعہ ہے کہ میں نے بفلو کا جو ہے یہ دودھ پیا ہے، ورنہ تو پاکستان میں جو ہے کہ عام کاؤ کا ہم جو دودھ پیتے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ پانی ملایا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملایا ہے، بالکل پیور ہے، لائک امیزنگ۔ اور ہمیں اس کے اندر شوگر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ خود ہی اتنا میٹھا ہے، اتنا مزیدار سا ہے کہ مزہ آ گیا، اور یہ گرم گرم پینے میں تو بہت ہی مزہ ہے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ کاؤ کا ملک پینا چھوڑ دو، بفلو کا ملک پیو، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس کی پرائز بھی بہت کم ہے، اور چائنا میں اس کی پرائز بہت زیادہ ہے۔ سو پلیز ٹرائی ٹو ڈرنک۔ 水牛奶相对于荷斯坦牛，也就是黑白花， ہولسٹین اور دیگر اقسام کی گائے کے دودھ کے مقابلے میں بھینس کے دودھ میں خشک مادے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو تقریباً 18% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بھینس کے دودھ میں زیادہ پروٹین اور زیادہ چکنائی ہوگی۔ یہ دودھ مزیدار ذائقے سے بھرپور ہوگا۔ صارفین اس فرق کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ بھینس کے دودھ کا ذائقہ خاص طور پر میٹھا اور زبردست ہوتا ہے۔ 20 ستمبر کو عوامی جمہوریہ چین کی وزارت زراعت اور دیہی امور اور پاکستان کی قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کی وزارت نے مشترکہ طور پر ویڈیو کے ذریعے زراعت پر چین پاکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس منعقد کیا۔ رائل گروپ کے نائب صدر اور رائل سیل بائیو ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے چیئرمین ٹانگ سوئی جن نے چین پاکستان بیماریوں سے پاک چراگاہ اور افزائش کے منصوبے کے نفاذ کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ رائل سیل بائیو ٹیکنالوجی لمیٹڈ نے پاکستان میں پہلی بھینس ایمبریو پروڈکشن اور ریسرچ لیبارٹری بنائی ہے جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب کمپنی نے مقامی بھینسوں کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے مشترکہ طور پر $100 ملین کی سرمایہ کاری کے لیے JW گروپ کے ساتھ مشترکہ منصوبے کا معاہدہ کیا ہے۔ 我们在巴基斯坦的拉哈尔已经是建好了我们的一个中心实验室。 ہم نے لاہور میں ایک مرکزی لیبارٹری بنائی ہے جسے رواں سال مئی میں باضابطہ طور پر استعمال میں لایا گیا ہے۔ پاکستان میں تحقیقی ادارے تبادلے اور سیکھنے کے لیے لیبارٹری میں آ سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کے کچھ مقامی سائنسی تحقیقی اداروں کو جینیاتی پیداوار اور افزائش نسل کی تربیت بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا مشترکہ منصوبہ 5 سال میں $100 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پوری طرح مکمل ہونے پر ہماری سالانہ پیداوار کی قیمت $90 ملین ہوگی۔ چراگاہوں کی کاشت سے لے کر بھینسوں کی افزائش اور ڈیپ پروسیسنگ تک ہم تقریباً 1000 ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے۔ Oh yes. Some drops have many of something black. What is that called? Contamination. Yeah, there are many, and they are different. Yes, maybe you say the big one. Yeah. Is the outside. Yeah, there are some bigs. And the small debris is the contamination. 中国的就是胚胎生物技术如何来提高这个水。 بھینس کے دودھ کی پیداوار بڑھانے میں پاکستان کو مدد دینے کے لیے چینی ایمبریونک بائیو ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی اپنی مقامی تکنیکی ٹیم بنانے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے، جس میں زندہ انڈے جمع کرنا، ان ویٹریو ایمبریو پروڈکشن اور ایمبریو ٹرانسفر شامل ہیں۔
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी फरीक की ज़रूरियात के मुताबिक हमें एम्ब्रियो प्रोडक्शन सेंटर्स कायम करने में उनकी मदद करनी चाहिए। हम पहले ही लाहौर में इस तरह का एक इन विट्रो बैफलो एम्ब्रियो प्रोडक्शन सेंटर कायम कर चुके हैं और हम अभी भी कुछ यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ताउन के साथ साथ भैंसों के एम्ब्रियो प्रोडक्शन के कुछ मराकज़ कायम कर सकें। इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान में अच्छी पैदावार की हामिल मादा भैंसों के वीवो यानी हयातियाती अमल में अंडे जमा करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए पाकिस्तान में ज़्यादा पैदावार वाली भैंसों की तादाद में बड़ी मिकदार में इजाफ़ा कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भैंसों के दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हम इनफरादी तौर पर दूध की पैदावार में इजाफ़ा करेंगे और फिर इस मकसद को हासिल करने के लिए दूध की मजमूई औसत पैदावार की सतह को आगे बढ़ाएंगे। मालूम हुआ है कि चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतें चीन को बरामद किए जाने वाले पाकिस्तानी भैंसों के एम्ब्रियो के मुआयने और करंतना के हवाले से एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं और ऑयल सेल पहले ही कुछ दरामदी तरीक़ाकार से गुजर रहा है। फिलहाल भैंस के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कामयाबी की शरह अब भी कम है। अगर हम पाकिस्तान से आला मयार के एम्ब्रियो मुतारिफ़ कराते हैं तो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कामयाबी की शरह और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मवाजना करना होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पाकिस्तान और चीन दोनों में की जा सकती है ताकि हम खुराक के मुख्तलिफ माहौल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कारकर्दगी का मवाजना कर सकें। चीन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का हमारा तजुर्बा अगर पाकिस्तान को भी चाहिए हो तो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा सकता है। मजमूई तौर पर हमें दो तरफ़ा तकनीकी तबादलों और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान में भैंसों के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कामयाबी की शरह को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। मैंने ये बातें सुन के मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो है चाइना पाकिस्तान की जो है बफलो को काफ़ी तरीके से इसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे इसे और अच्छा करने के लिए जो है इस मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ये पाकिस्तान में जो बफलो हैं फ़ीमेल, उनमें जो है इसे प्लांट किया जाएगा ताकि वो अच्छे से अच्छे बेबी, हेल्दी बेबीज़ वो कर सकें, ताकि वो बफलो का जो मिल्क है अच्छी क्वांटिटी में पाकिस्तानी हम जो है उसे इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ जो है चाइना भी इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जो बफलो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा कर रहा है, जिसमें है मिल्क हो या तो इनके जो एम्ब्रियोस हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इस वक्त पाकिस्तान से लेके आ रहे यहाँ पे इसे फर्टिलाइज़ किया जा रहा है, उसे फिर मज़ीद अच्छा किया जा रहा है ताकि और अच्छी से अच्छी जो है उसकी बफलो की जनरेशन आ सके। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, आई थिंक रियली ग्रेट। थैंक यू। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।